हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। दोस्तों आज हम देखेंगे सीटेट 2015 यानी फरवरी 2015 का सीटेट का पेपर, जिसमें किस तरह की गणित की पेडागोजी आई है। तो उसको हम आज यहाँ पर देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन इस पेडागोजी में पूछे गए थे। और दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको भी देख लीजिए, इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि आज से आप अब हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो फोकस अवर स्टडी नाम से आप टेलीग्राम पे या तो सर्च कर सकते हैं या फिर इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसके थ्रू हमारे चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होता रहेगा कि पीडीएफ मिलती रहेंगी, वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और कुछ जो भी नोट्स वगैरह हम डालेंगे उस पर तो वो आपको प्रोवाइड वहाँ से हो जाएंगे, अवेलेबल मिल जाएंगे वहाँ से। चलिए आइए देख लेते हैं कि इस पेडागोजी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 38 नंबर का है, पेपर से ही लिया गया है सीधा। तो देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से आया था, देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। तो देखिए ये जो 10 ग्राम बिंदु के खेल और प्रतिरूप जो होते हैं, ये विद्यार्थियों की सहायता किस क्षेत्र में करते हैं, मतलब क्या सहायता करते हैं, तो वो हमें यहाँ पे बताना है। देखिए उसके लिए आप यहाँ पहली बात, बिंदु के खेल तो हम जानते हैं कि बिंदु रखे हुए हैं, उनको आपको मिलाना है या कोई आकृति बना दी। प्रतिरूप एक तरह से पैटर्न होता है, जैसे आयत बनता जा रहा है तो आपको आयत के अनुसार ही बनाते जाना चाहिए। मान लीजिए जिस तरह का पैटर्न बना हुआ है तो हम इसकी जैसी आकृतियाँ बनाते हुए चले जाते हैं, जो पैटर्न है एक तरह से। इसके बाद जो 10 ग्राम होता है, तो 10 ग्राम मैं आपको बता दूं कि 10 ग्राम होता है जिसमें क्या होता है कि एक ऐसा बॉक्स होता है मान लीजिए, और उसमें कुछ टुकड़े पड़े होते हैं, ऐसे दो टुकड़े आपस में रखे हुए हैं, और इन टुकड़ों को आपस में जोड़कर हमें कोई आकृतियाँ बनानी होती। कई टुकड़े पड़े होंगे ऐसे यहाँ पर इसके अंदर, तो उन टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर हमें आकृतियाँ बनानी होती। तो जो नई आकृति बनती है उसका नाम टीचर्स फिर बच्चों को बताते हैं। एक तरह से पहली परीक्षण, एक तरह से देखा जाए तो पहली द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे सहायता मिलती है कि बच्चे जो है, देखिए मूलभूत संक्रियाओं को समझने में, तो वो संक्रिया तो ऐसी कोई यहाँ पे नहीं समझ पाएगा बच्चा। इसके बाद स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, हाँ ये हो सकता है कि स्थानिक समझ, यानी बच्चों को पता चल रहा है कि कितना स्थान कौन सी चीज़ घेर सकती है, किस स्थान में कौन सी आकृति बन पा रही है, तो इसका विकास कहीं ना कहीं समझ का विकास हो सकता है। इसके बाद संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, संख्याओं की तुलना है कि यहाँ पर संख्या का कोई काम है ही नहीं, पहली बात तो यहाँ पर। इसके बाद परिकलन कौशलों के संवर्धन में, यानी सोचने की कोई कौशल, जो अपने पास सोचने की तर्क तर्क का जो कौशल होता है उसका संवर्धन करना, यानी उसका विकास करना। तो ये भी यहाँ पर सही, इसका उत्तर नहीं लग रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि होती है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए ये आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका ये जो अगला क्वेश्चन है वो है 39 नंबर का क्वेश्चन, इस पेपर का 39 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता। मतलब एक ऑप्शन यहाँ पे ऐसा है, जो जो पाठ्यक्रिया, जो गणित की पाठ्यचर्या होती है जो हम पढ़ाते हैं, उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट है जो इसमें मेल नहीं खाएगा। देखिए जैसे कि पहला लिखा है, भिन्न को पूर्ण के अंश के रूप में प्रदर्शित करना और सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। देखिए भिन्न मतलब छोटे छोटे, जो हम बच्चों को सिखाते हैं कि 1/2 का मतलब हो गया आधा डब्बा या आधा बॉक्स, 1/3 का मतलब 3 टुकड़े, इस तरह से छोटे छोटे भागों में उसको व्यवस्थित करके बच्चों को बताना। तो ये तो इसके लिए ज़रूरी है भाई, ऐसा तो हमें करना चाहिए पाठ्यक्रम के अंदर। इसके बाद अगला है कि वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। इसके बाद तीसरा एक दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास करना। ये बिल्कुल सही है, ये तो दैनिक जीवन से रिलेटेड बच्चों को हमें करना चाहिए। मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में भाषा और प्रतीकों को चिन्हों का विकास करना। तो ये भी ठीक है कि भाई बच्चों की भाषा गणितीय संक्रियाओं का विकास करें, लेकिन यहाँ पे जो एक ये दिया हुआ है, कौन सा दूसरे नंबर का जो ऑप्शन, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि ये एक ऐसा है जो मेल नहीं खाएगा पाठ्यचर्या में। क्यों? क्योंकि देखिए वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, जैसे कि आपने ये सब पढ़े होंगे, मान लीजिए इस तरह से हम आवर्त सारणी जो भी पढ़ते हैं हम, जैसे माध्यक माध्यिका के जो सवाल 10th क्लास में किए होंगे आप लोगों ने, तो उसमें जैसे कि ये वर्गीकृत आंकड़े यहाँ पे बांट देते हैं हम। जैसे मान लीजिए आप संख्या, यहाँ पे मजदूरों की संख्या, यहाँ पे कुल व्यय, फिर इनको हल करवाते हैं बच्चे, तो वो यहाँ पे करना उनको काफ़ी कठिन होता है। ये प्राथमिक स्तर पे हम पाठ्यचर्या हम नहीं रखते हैं, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है, मतलब गणित की जो शिक्षा दे रहे हैं हम बच्चों को, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो देखिए उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि देखिए अब यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है, ज्यामिति के प्रेमों और उनके प्रमाणों को स्वतंत्र रूप से सृजन करना। तो ये ज्यामिति की तो हम बात ही नहीं कर रहे, प्रेम वगैरह बच्चों को प्राथमिक स्तर पर नहीं पढ़ाई जाती। इसके बाद विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना। तो विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता, तो ये तो बच्चों को करना ही है, वैसे भी होती है और वो तो। इसके बाद उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना। जो जो उपयोगी क्षमता है वो भी विकसित होती रहेंगी जब जब से बच्चा जब गणित पढ़ता है तो। लेकिन मुख्य उद्देश्य की बात चल रही है, अब मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। क्योंकि मुख्य उद्देश्य का मतलब हो गया कि प्रतिभा का विकास करना, यानी उसके अंदर प्रतिभाएं आए, कौशल विकसित हो उसके अंदर। तो ये इसका 4th नंबर का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक शिक्षिका गणित के संप्रत्यों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यावहारिक क्षमताओं का विकास करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। वह इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है, तो भाई किस लिए इस तरह का यूज वह जो शिक्षिका है वो संप्रत्यों को सिखाने के लिए कर रही है। तो देखते हैं, देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है गणित शिक्षण के उच्चतर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो चलिए मान लेते हैं गणित के उच्चतर उद्देश्य की हम प्राप्ति के लिए कार्य कर देते हैं, लेकिन ज़्यादा उच्चतर नहीं करना, क्योंकि देखिए बच्चे को व्यावहारिक से सिखाना है, एक तरह व्यावहारिक के रूप में वो सिखा रही है और उसको बच्चे को खोज करने के लिए बार बार मतलब उसको प्रोत्साहित कर रही है। तो यहाँ पे उच्चतर उद्देश्य की कोई खास प्राप्ति नहीं करना चाह रही वो। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों व्यावहारिक क्षमताओं के विकास के लिए, तो देखिए व्यावहारिक क्षमताओं का विकास, हाँ थोड़े बहुत कुछ उसके लिए मान सकते हैं कुछ टाइम के लिए कि भाई व्यावहारिक क्षमताओं का विकास भी वो चाह रही है। लेकिन यहाँ पे किस युक्ति, मतलब इस युक्ति का प्रयोग किस लिए, मतलब मेन इसका कुछ अलग होगा। देखिए तो तीसरा क्या लिखा है कि एक निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। तो यहाँ पे इसका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि एक अलग प्रकार क्या करना चाह रही है वो, सोच का विकास और तार्किकता का विकास करना चाह रही है, क्योंकि बच्चों को खोजना भी सिखा रही है, बच्चे खोज भी रहे हैं। इसके बाद व्यावहारिक क्षमताओं का उपयोग भी करने को मौका दे रही है बच्चों को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पे सोच और तार्किकता का विकास करना चाह रही है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति की परिमाप के बारे में पूछती है। तो वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। तो ये शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। तो देखिए अब यहाँ पे एक लड़की है शैलजा, जो क्या कर रही है कि हल तो कर सकती है लेकिन उसको व्याख्या करने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो इसका मुख्य मतलब क्या प्रदर्शित कर रही है वो, तो वो हमें बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है कम आत्मविश्वास स्तर तथा कम गणितीय कौशल। तो देखिए मतलब कि बच्ची में क्या है, कम आत्मविश्वास है या फिर कम गणितीय कौशल है। तो ये तो लगभग नहीं है, क्योंकि उसने हल तो कर दिया है। इसके बाद दूसरा है कि परिमाप के संप्रत्यय की कम समझ परंतु अच्छी मौखिक योग्यता। देखिए मौखिक योग्यता अच्छी बता रहे हैं, यानी वहाँ पे वो बोल ही नहीं पा रही, तो फिर ये तो होगा ही नहीं। इसके बाद तीसरा है कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता। हाँ ये मान सकते हैं भाषा प्रवीणता कम है। और निम्न स्तरीय गणितीय प्रवीणता, तो यहाँ पर गणितीय प्रवीणता भी क्या कर दी, कम कर दी, लेकिन बच्ची ने तो हल कर दिया था। तो चौथा उत्तर जो इसका दिखाई दे रहा है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा कि निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता, यानी अच्छे से हल तो कर देती है लेकिन भाषा प्रवीणता थोड़ी कम है उसमें। तो इसका चौथा नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं कि गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पे हम जो बीच बीच में बच्चों का अभ्यास कराते हैं बीच बीच में पढ़ाते समय, तो उसका मेन उद्देश्य क्या है। तो देखिए उसका उद्देश्य यही होता है कि हम बच्चों को क्या करते हैं, एक तरह से जैसे पहला ऑप्शन दिया विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, तो ये तो हो ही नहीं सकता। दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, तो ये भी एक तरह से नहीं होगा। और समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, समय का सर ये तो माना समय का हम सही उपयोग करते हैं बच्चे, लेकिन इसका पूछा है समावेशित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी उद्देश्य पूछा है। तो विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, तो यहाँ पे ये इसका चौथे नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर है, ये 4th नंबर का ऑप्शन जो है ये हो जाएगा इसका उत्तर, कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर प्रदान कर रहे हैं, इसलिए उसको बार बार अभ्यास करा रहे हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए अगला देख लेते हैं कि प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित, रचनात्मक मूल्यांकन में क्या इसमें से एक है। तो देखिए पहला दिया है कि अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। तो देखिए अब दूसरा कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका पहला ही जो है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा,
ये रचनात्मक जो मूल्यांकन होते हैं इनका मतलब ही क्या होता है कि असंगति को पहचानना, बच्चे कहाँ सीखने में कमज़ोर हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, उनका क्रम क्यों बिगड़ रहा है, तो इस चीज़ को पहले जांचना। इसके बाद अपने शिक्षण में कोई कमी तो नहीं रह गई, उसको पहचाना। तो ये रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। तो पहले नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि देखिए पहेलियाँ, ज्यामितीय पहेलियाँ और मतलब चुनौतीपूर्ण है वो भी, तो उनको क्यों मतलब कि हम कक्षा में यूज कर रहे हैं और किस वजह से ये चुनौतीपूर्ण है और क्रियाकलाप महत्वपूर्ण क्यों, मतलब ये तो ये हमें बताना है। तो देखिए इसके लिए जैसे पहला लिखा है कि वे गणित में कम सफल शिक्षार्थियों तथा मंद गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों में रुचि उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। कुछ टाइम के लिए तो हाँ ये होते हैं, इनका एक तो ये है मतलब उपयोग। इसके बाद है कि चुनौतीपूर्ण है, पहली बात तो सभी बच्चे नहीं कर पाते हैं। वे विद्यार्थियों को उनकी गणित कक्षा की एक रूपता तथा दैनिक चर्या के कारण होने वाली ऊब से बाहर लाना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं होगा। वे प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को उचित अवसर प्रदान करते हैं। हाँ ये भी ठीक है, प्रतिभाशाली को उचित अवसर प्रदान कर रहा है, लेकिन बाकी बच्चों को क्या होगा। तो इसका देखिए चौथा दिया है कि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक हैं। देखिए ये जो क्रियाकलाप थे पहली वाले, एक तो पहली में ज्यामिति, तो ज्यामिति यहाँ भी आई तो आप समझ लीजिए उससे क्या होता है कि स्थानिक विकास होता है, उस स्थानिक बुद्धि का विकास होता है पहली चीज़ तो आकृति से। इसके बाद अब वो चुनौतीपूर्ण थे तो इस वजह से विश्लेषणात्मक योग्यता का भी यहाँ पे विकास होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे, चौथे नंबर का उत्तर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला देख लेते हैं कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास या संवर्धन में होता है। तो देखिए अब जो वैदिक गणित है, तो वैदिक गणित जैसे कि आपने देखा होगा कि आजकल वीडियो डलती हैं यूट्यूब पर कि 2 मिनट में यानी 2 सेकंड में वर्गमूल निकालिए, 3 सेकंड में भाग करिए, 1 सेकंड में गुणा करिए, इस तरह की ट्रिक आपको दिखाई देती हैं। तो जितनी भी हम ट्रिक पढ़ते हैं सब वैदिक गणित से ली होती हैं। तो इनका काम क्या होता है कि हर इस काम को आसान बनाना। यानी यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है 4th वाला कि गणित में गणना की कौशल तथा गति को ज़्यादा अच्छा बेहतर बनाना। इसका जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अपना 46 नंबर का जो है, तो 4th नंबर का इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा कि भाई जो वैदिक गणित होती है वो क्या करती है, एक तो गति लाती है हमारे काम में, यानी जब भी हम कोई संक्रिया कर रहे हैं तो उसमें गति आती है उससे, और इसके बाद कौशल की प्राप्ति होती है। वैदिक गणित का ये इसका मुख्य कार्य होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, तो गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास क्या होना चाहिए इनमें से। तो देखिए अब पहली बात तो अगर अच्छी शिक्षिका बनना है तो उसके पास क्या होना चाहिए, एक तो देखिए ये होना चाहिए कि विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, यानी उसके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए उसके सारे, यानी कि त्रिभुज क्या होता है, चतुर्भुज क्या होता है, संख्या पद्धति किस तरह से पढ़ा सकती है ना, जोड़ना घटाने में अच्छे से और व्यावहारिक तरीके से पढ़ाना। तो ये सब जब वास्तविक जीवन से जोड़ने के उसके अवधारणात्मक ज्ञान हो उसके पास, शिक्षक के पास, इसके बाद समझ भी हो उसके पास और योग्यता भी होनी चाहिए। तो ये इसके मेन गुण होते हैं एक अच्छे अध्यापक बनने के लिए। तो ये इसका दूसरा उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है, उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। देखिए पहले तो क्या कर रही है, वो गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बताती है, पहले जोड़ जोड़ कर बताती है गुणा को, इसके बाद फिर वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है, इकट्ठा करके फिर गुणा के रूप में बताती है। तो इसमें हमें ये बताना है कि भाई इसके जो ऑप्शन होंगे, और देखिए इसमें आगे क्या दिया है वो देख लेते हैं कि तत्पश्चात चिन्ह गुणा से परिचित कराती है, इसके बाद फिर क्या करती है गुणा का चिन्ह बताती है, तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। तो यहाँ अध्यापिका कर रही मतलब क्या करना चाह रही है, तो क्या बताना चाह रही है, तो ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे हम पहले तो आप बता दें कि जो शिक्षक है, जो शिक्षिका है वो क्या कर रही है यहाँ पे कि बच्चों को पहले वो चीज़ बता रही है जो बच्चे जानते हैं, जिसको उसने देखा हो, बच्चों ने पहले देखा हो उस चीज़ को, यानी वो मूर्त से कहाँ ले जा रही है, बच्चों को अमूर्त की ओर ले जा रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो अध्यापिका हैं वो बच्चों को मूर्त से कहाँ ले जा रही हैं, अमूर्त की ओर ले जा रही हैं। यानी इसका सही जो उत्तर है तीसरे नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा कि यहाँ पे मूर्त से अमूर्त संप्रत्यों की ओर एक पार्ट का विकास कर रही है।
चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं। तो अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य, यानी एक मतलब संकीर्ण मतलब छोटा सा एक उद्देश्य क्या है मुख्य रूप से गणित पढ़ाने का। तो इसका मुख्य रूप से सही उद्देश्य क्या देखिए, संख्याओं का विकास करना ही है कि संख्यात्मक कौशलों का विकास हो बच्चों में, ये चाहते हैं बस। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला देख लेते हैं। अगला है इसके बाद कि हमें जो है, तो देखिए इसके बाद है कि एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के संप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है, तो वह किस अवस्था में। देखिए अब बच्चा क्या कर रहा है, सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को भी कर लेता है, इसके बाद भिन्नों की कुछ संप्रत्ययों को भी समझता है। तो कुल मिला के जब हम देखेंगे तो कौन सी अवस्था में होता है, वो संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा यहाँ पे होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखिए अगला जो है वो देख लेते हैं कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए अब बच्चा अगर यहाँ पे चित्र बनाएगा तो एक तरह से रचनात्मक कार्य सीखेगा, वो रचनात्मक कार्य सृजनात्मक कार्य करना सीखता है, तो बच्चे में सृजनात्मक गुण विकसित होते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका जो 4th नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। 4th नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही यहाँ पे रहेगा। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं कि कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों को उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित संख्याओं समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पे हमको उसको क्या करना है, जो गलतियाँ करता है बच्चा लिखने में उसको सुधारना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, बच्चों को केवल एक कार्य पत्रक देना होगा जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसमें कुछ खाली स्थान भरने हों केवल। तो इस तरह की हमें कोई गतिविधि करना पड़ेगा कि बच्चा क्या करे, उसमें केवल खाली स्थान के रूप में उत्तर लिख दे बस। तो उससे उसको गलतियाँ उसकी पकड़ में उसको आएंगी, तो तीसरे नंबर का उसका उत्तर बिल्कुल इसका सही हो जाता है। तो दोस्तों अगर देखिए वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।